दोस्तों, हम शरणार्थियों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। पहला शरणार्थी, स्वागत नहीं आगाह करेंगे। दूसरा शरणार्थी, लाउड स्पीकर ने ऐलान किया है कि ट्रेन तुरंत कराची रवाना हो जाएगी। तीसरा शरणार्थी, अभी तो उनका भी वहां जाना ठीक नहीं होगा। रेलवे मैन, आप रिफ्यूजी हैं? जत्थे का नेता, हाँ, हम सिंध से हैं। महात्मा जी ने तय किया है कि बंगाल के बाद अब वो पंजाबियों के खिलाफ अनशन करेंगे। इसलिए हम कुरुक्षेत्र के नए कैंप से उन्हें खबर देने आए हैं। पहला शरणार्थी, अगर वो हर कीमत पर अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं और अगर भगवान ने पाकिस्तानियों को सल्टा लिया, जिसका भरोसा मुझे नहीं है, तब भी उन सब का सफाया तो होना ही चाहिए जो भड़काने वाले हैं। चौथा शरणार्थी टोक कर, वो शैतान अली खान। तीसरा शरणार्थी, हमें वापस भेजने की इतनी जहमत न करें वे। चाहो तो किसी चीते को पुचकार कर नर्स बना सकते हो, मगर हमें लौटकर फिर से उन मुए मुसल्लों के साथ रहने को राजी करना नामुमकिन है। दूसरा शरणार्थी, ऐसा है तो बेहतर हो कि वो सरकार को हुक्म दे दें, इधर मुसलमानों की हिफाजत बंद करें और उनको फ्रंटियर की तरफ रवाना कर दें। चौथा शरणार्थी, क्योंकि ये तो अधर्म है। हमें अपने तंबुओं में कंबल नहीं मिलते, हमें उनके बगैर रहना पड़ रहा है, और इधर हिंदुस्तान में इन्हीं मुसल्ले कुत्तों को रेशमी गलीचों पर गर्म गुदाज रखा जा रहा है। ये आक्रोश लोगों में था। एक रेल अधिकारी 2 सिपाहियों के साथ आता है। रेल अधिकारी, अब ये वेटिंग रूम खाली होना चाहिए। पहला सिपाही, हाँ, ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अफसर बरामदे की तरफ बढ़ जाता है। दूसरा सिपाही, सुना नहीं, वेटिंग रूम खाली करना है। पुरुष यात्री, आप क्या खाली करा रहे हैं? ये तो प्रतीक्षा घर ही है। दूसरा सिपाही, अरे अब यहाँ सरकार के मंत्री लोग प्रतीक्षा करेंगे, तुम लोग नहीं। बताइए, शुरू हो गया आज़ाद भारत में नेपोटिज्म का खेल। जत्थे का नेता, सुना तुमने, सरकार के मंत्री लोग। दूसरे सिपाही से, मंत्रियों की तरह हमें भी उन्हीं का इंतजार है। दूसरा सिपाही उन्हें खदेड़ता हुआ, तुम बाहर इंतजार करो। माँ बेटी के अलावा सब निकाल दिए जाते हैं। बेटी गठरी के पीछे छिपी हुई है। एक रेल अधिकारी पटेल, राजाजी, कृपलानी आदि को लेकर आता है बरामदे की तरफ से। रेल अधिकारी, ज्यादा देर नहीं है, आगरा से सिग्नल हो चुका है। पटेल, कैसे भला? गांधी जी कभी भी 4-5 घंटे से कम की देरी किए बगैर कहीं नहीं पहुंचते। हम जब मद्रास गए थे, वहाँ हर एक स्टेशन पर लोगों को हड़का कर भगाना पड़ता था। बंदरों की तरह वे उनकी बोगी के ऊपर रेंगते रहते थे। तो ये था गांधी का आकर्षण, ये था लोगों का उनके प्रति प्यार। राजा जी, हो सकता है उधर भी लोग कुछ दूसरे कामों में लग गए हों। कृपलानी, नेहरू कहाँ हैं? कृपलानी आकर पूछते हैं, नेहरू कहाँ हैं? नेहरू कहाँ हैं? पटेल, किसी को पता नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन के बुलावे पर उनसे मिलने गए थे। वायसरॉय लॉज के बाहर खड़ी टैक्सी में कूद कर जा बैठे। वहाँ ड्राइवर नहीं था और चिल्ला कर कह गए कि वो खुद
टैक्सी वापस पहुंचा देंगे। राजा जी, ऐसा वही कर सकते हैं। हमारे नेता लोग अक्खड़पन में एक दूसरे को मात कर रहे हैं। गांधी जी चले पंजाब और ये जनाब मुसलमान की हत्या रोकने को या फिर किसी आरएसएस बैठक पर निगाह रखने को चल पड़े। कृपलानी, लेकिन क्या हम गांधी जी को पंजाब में कदम रखने दें और किसी पागल फसादी की तलवार का मुकाबला करने को छोड़ दें? पटेल, मनाही से उनके मन में बरखिलाफ प्रतिक्रिया होती रही है। कलकत्ता की इस महान विजय के बाद वे सोचने लगे हैं कि कुछ भी कर दिखा सकते हैं जो कि वे सचमुच कर दिखाते हैं। कृपलानी, यहाँ तक कि जो असंभव हो। राजा जी, बिल्कुल असंभव ही तो। हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि दरअसल उनकी ज़रूरत यहाँ है। पटेल, जो कि वास्तव में है भी। चमत्कार हो जाए तो बात और है, वरना सरकार लगाम नहीं रख पाएगी। शहर में रिफ्यूजी के रेले पर रेले चले आ रहे हैं और उनकी कहानियां सुनकर हर कोई भड़क उठता है। राजा जी, आरएसएस ने ऐलान किया है कि सारे मुसलमान देशद्रोही हैं और उनसे वैसा ही सुलूक होना चाहिए। कृपलानी, आज दिल्ली का जो नज़ारा है एक मुर्दार शहर का, शायद उन्हें यही रोक रखे। आज दिल्ली का जो नज़ारा है एक मुर्दार शहर का, शायद उन्हें यही रोक रखे। दबी ज़बान से आगे कहते हैं, बशर्ते कि पंजाब उन्हें ज़्यादा लुभावना न लगे। बिहार में जब उनसे पूछा गया यहाँ की बजाय आप पहले पंजाब क्यों नहीं गए, तो उन्होंने जवाब दिया था, मैंने ऐसा तो कभी दावा नहीं किया कि मैं हर जगह सेवा करने में समर्थ हूँ, मगर अब जब उन्होंने पंजाब जाना तय कर लिया है। राजा जी कहते हैं, कोई गैबी ताकत होगी जो उन्हें ऐसे किसी मंजर पर उत्फुल्लता से भर देती है। कृपलानी, या किसी उत्फुल्ल हताशा से। रेल अधिकारी बाहर से पुकारता हुआ, महामहिम ट्रेन। मंत्री जाते हैं, दोनों सिपाही उन्हें ताकते हैं। स्त्री, मेरा आदमी, मेरा बेटा, उन्होंने दोनों को मार डाला। मेरी बड़ी लड़की को भी नहीं, पता नहीं। ये सचमुच हृदय विदारक है। जब लोग अपनी आप बीती सुनाते हैं तो हृदय फटता है। लेकिन दोस्तों, यही बात है कि आप धर्म के नाम पर एक का बदला दूसरे से ना लें। पहला सिपाही वेटिंग रूम के अंदर झांकने को मुड़ता है। अरे यहाँ कौन है? यहाँ औरत पर झपटता है। स्त्री, मेरे आदमी को, मेरे बेटे को, दोनों को मार दिया। मेरी बड़ी बेटी पता नहीं कहाँ है। तुम तो कानून के रखवाले हो, मुझे महात्मा जी के चरण छू लेने दो। पहला सिपाही, कानून का रखवाला हूँ, गंदे मुसलमानों को छिपाने वाला नहीं। दूसरा सिपाही, इस वेटिंग रूम को रिजर्व करा देना चाहिए। स्त्री, वो आपसे नाराज नहीं होंगे, वो तो दया की मूर्ति है। पहला सिपाही, चलो निकलो यहाँ से। स्त्री, हत्यारों के सामने जाने को, कम से कम मेरी बेटी को यहीं रहने दो। पहला सिपाही, डरो मत, उसको कोई नहीं मारेगा। ठहाका लगाते हुए उसे बरामदे की तरफ धकेल देता है। दफा हो, स्टेशन पर दिखाई मत देना। दूसरा सिपाही, कहते हैं कलकत्ता में सिपाहियों ने भी अनशन रख लिया था उनके साथ। पहला सिपाही, बकवास,
दूसरा सिपाही, मगर हुआ यही था। पूरे दिन भर अंग्रेज फौजी तक उनके अनशन से वो इस कदर हिल गए थे। पहला सिपाही होगा, लेकिन इधर उनके लिए कोई भी फाका नहीं करेगा। गांधी, पटेल, राजाजी, कृपलानी प्लेटफॉर्म पर आते हैं। उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में आने को आतुर भीड़ को पुलिस के सिपाही वापस ठेल देते हैं। उनमें कुछ रिफ्यूजी भी हैं। पूरे दृश्य में खिड़कियों के पास से गर्जन तर्जन करती आवाजें और चेहरे गुजरते रहते हैं। गांधी मानो सदमा लगा हो। दिल्ली, जहां कांग्रेस अपनी मीटिंगें करती है, पूरे मंत्रिमंडल की आंखों के सामने। पटेल शहर की किलाबंदी करके रिफ्यूजी लोगों को शिविरों में रखने से कोई फायदा नहीं हुआ। वे लगातार शहर के भीतर आते रहते हैं और अत्याचारों के किस्से अपने साथ लेते आते हैं। गांधी, हिंदुस्तान का दिल, देश का सर्वश्रेष्ठ शहर, और ये इस पागलपन पर अंकुश नहीं लगा सकता। पटेल, यहाँ कलकत्ता से भी ज्यादा कठिनाई है। धरती बनी तब से अब तक की आबादी की, लोगों की और वहशियाना यादों की ऐसी विकराल आवाजाही कभी नहीं हुई। वे सब के सब उमड़ उमड़ कर यहीं चले आ रहे हैं। राजा जी, और अब ऐसे कांग्रेसी भी हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वे इन लोगों को जगा दें। गांधी, अपने पीछे इतना पाप छोड़कर मैं भला पंजाब कैसे जाऊं? रेल में बैठते हुए मैं सोच रहा था कि पश्चिम बंगाल में हमने शैतानों को खदेड़ दिया है और पाकिस्तान को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। मैं कहता, लो, मैं तुम्हारे बीच आ गया। 2 लड़कियों का सहारा लेकर एक हरे कपड़े में लिपटा हुआ, तुम चाहो तो मुझे काट फेंको। पटेल, यहाँ उसी की धुंधली सी नकल है जो पंजाब में हो रहा है। गांधी, दोष हमें दूसरों में नहीं देखना चाहिए। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मुसलमान कत्ल किए गए हैं, मगर खुद कांग्रेस अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकती, तब आवाम से हम क्या उम्मीद रखें? राज सत्ता पाकर लोग बौरा जाते हैं। अब देखिए, कांग्रेस की निंदा तो उन्होंने कर दी है ना, और इसमें ये तो मतलब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शायद हिंदुस्तान में जो मुसलमान कत्ल हुए हैं उनकी संख्या और पाकिस्तान से जो आ रहे हैं उनकी संख्या में अंतर है, और केवल राज सत्ता की निंदा करके तो बच लेना है एक प्रकार से। ये मेरा बिल्कुल कौमी ख्याल नहीं है, लेकिन ये वो है जो कि सारी घटनाओं के मद्देनज़र एक ओपिनियन बनता है। हो सकता है कि ये गलत हो, और इस पर लगातार, मैं तो इतिहास की छात्रा हूँ, शोध कर रही हूँ, तो जब हो सकता है कि शोध के उस पर पहुँचूँ तो हो सकता है कि ये गलत साबित हो जाए। लेकिन मतलब खौफ भी और गुस्सा भी, आक्रोश भी, दोनों इस तरह भड़कते हैं। तो दोस्तों, ये है लाजरो नमद का चर्चित नाटक गांधी की मृत्यु। एक अद्भुत दृष्टि हिंदुस्तान के बंटवारे को देखने की, गांधी को समझने की, और हम धीरे धीरे गांधी के घिरते जाने, परेशान होते जाने की चरम कथा तक पहुंचने वाले हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।